गुड मॉर्निंग सबों को मेरे भाई। चलिए आज हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं जूलॉजी पीजीटी के जो है 80 नंबर क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये हमारा जो है सेट 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं भाई। चलें हम लोग जरा सा एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखें, समझें और उसे बनाने का काम करें। देखो मेरे भाई, स्क्रीन पर जो हमारा क्वेश्चन है कि ट्यूब फीड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ध्यान देना मेरे भाई कि ट्यूब फीड का जो है जो उपयोग जो है किया जाता है भाई, वो इक्वानोडर्माटा किंगडम के जो जीव होते हैं उसमें ट्यूब फीड जो है वो पाया जाता है। और ये ट्यूब फीड जो है श्वसन की क्रिया और साथ ही साथ जो है लोकोमोशन की क्रिया दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। यानी लोकोमोशन और रेस्पिरेशन ये दोनों क्रियाएं जो है वो ट्यूब फीड द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पर जो है देखो, पहला है लोकोमोशन प्रजनन और दूसरा है श्वसन। दोनों ही क्रियाएं किस अंग द्वारा होता है भाई? ट्यूब फीड के द्वारा होता है। इसलिए अगर हम चॉइस को ध्यान में रखते हुए आंसर करना चाहें तो पहला है प्रजनन, ये भी होगा, श्वसन ये भी होगा भाई, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से जो है एक से अधिक आंसर हमारा जो सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये आंसर हमारा होगा मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है भाई, उद्भव होता है, यानी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड जो बना हुआ होता है भाई, वो हमारे किस लेयर से उत्पन्न होता है? आप जानते हो मेरे भाई कि 3 लेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हुआ है वो 3 लेयर से ही हुआ है भाई। और 3 लेयर में सबसे पहला जो है मान लो एंडोडर्म, दूसरा क्या होता है भाई? मेजोडर्म, और तीसरा क्या होता है? इक्टोडर्म। तो ये इक्टो, मेजो और इंडो ये 3 लेयर हैं। ये हो गया इक्टो, बीच वाला क्या होगा भाई? ये मेजो, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? इंडो। और इसी 3 ओरिजिन, इक्टो, मेजो और इंडोडर्मल ओरिजिन के थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे बनते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा भाई जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ जो नोटोकॉर्ड का होता है वो हमारा मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा मेजोडर्मल इन ओरिजिन। यानी जो है आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा भाई? बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहता है, मानव मूत्र होते हैं, ह्यूमन यूरिन इज अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, इनमें से थी। देखो ध्यान दो भाई, ह्यूमन जो यूरिन होता है, ह्यूमन यूरिन के माध्यम से यूरिया का निष्कासन करता है भाई। और जो जीव यूरिया का निष्कासन करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। देखो ध्यान देना, ऑर्गेनिज्म तब लिख देते हैं भाई, ऑर्गेनिज्म यानी जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? यूरियोटेलिक कहलाता है ऑर्गेनिज्म। और यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी सबस्टांस। एक्सक्रीटरी सबस्टांस मतलब उत्सर्जित पदार्थ, या मतलब जो है बेकार पदार्थ जो है जो बाहर निकालते हैं भाई। अगर कोई जीव यूरिया को बाहर निकालता है भाई बेकार पदार्थ के रूप में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक। जैसे कि हमारा कौन हो जाएंगे? जैसे हम लोग ह्यूमन हो जाएंगे। कौन हो जाएगा भाई? ह्यूमन, मनुष्य जो हो जाएंगे, है ना। मैमेलिया भी कह सकते हो, मैमेलिया। तो मैमेलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी प्रकार से देखो भाई, यूरिकोटेलिक लिखा है ना, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऐसे जीव को कहेंगे जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता हो। क्या करता हो भाई? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड उत्सर्जन कौन करेगा?
जैसे हमारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, है ना, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, ये सब क्या करता है भाई? यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा। कुछ जो है अमोनोटेलिक होते हैं भाई, और जो अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक वो क्या करता है भाई? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इसका उत्सर्जन करेगा भाई, अमोनिया का उत्सर्जन करता है, जिसमें कि हमारे जो है एम्फीबियंस आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा भाई? कुछ एम्फीबियंस आ जाएंगे, एम्फीबिया जिसको बोलते हो, जो दोनों जगह पर आता है भाई, एम्फीबिया हो जाएंगे, है ना, एक्वेटिक जो है एनिमल्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मानव मूत्र जो के द्वारा जो है यूरिन, ह्यूमन यूरिन इज क्या हो गया भाई? तो यूरिन हो जाएगा हमारा यूरियोटेलिक। मनुष्य क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि मनुष्य जो यूरिन पास आउट करता है उसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय अम्लों, एमिनो अम्ल हैं? कहता है कि विच ऑफ द बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं भाई? तो याद रखना मेरे भाई, बेसिक एमिनो एसिड्स मात्र 3 होते हैं, और ये क्या होगा? लाइसिन, अर्जिनिन और जो है हिस्टिडीन। बेसिक एमिनो एसिड कौन कौन से हो गए? बेसिक एमिनो एसिड 3 होंगे, कौन कौन? लाइसिन, कौन हो गया भाई? लाइसिन जो है, जो यहां पर है हमारा लाइसिन, अर्जिनिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये 3 जो है ये हमारे बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। यहाँ पर ध्यान देना, पूछ रहा है आपसे इसमें से कौन सा बेसिक एमिनो एसिड्स है भाई? तो लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये जो हमारे बेसिक एमिनो एसिड्स हैं। तो चॉइस पर आप देख रहे हो मेरे भाई कि लाइसिन जो है दिया हुआ है यहाँ पर, अर्जिनिन तो है नहीं, एंड हिस्टिडीन है। कौन आंसर हमारा हो जाएगा भाई? हमारा जो है लाइसिन जो है ये आंसर हो जाएगा। 74 का हमारा आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हमारा ये होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन डीएनए व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? ध्यान देना मेरे भाई, ब्रेकिंग का मतलब होता है तोड़ना। आप जानते हो कि जो डीएनए हेलिक्स होते हैं, इस डीएनए हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस प्रकार से भाई, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कहता है कि तोड़ने की क्रिया, वो कौन सा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है तोड़ने का काम करता है भाई? तो ध्यान रखना, 2 एंजाइम को याद रखना मेरे भाई। एक होता है हमारा लाइगेज, और ये लाइगेज एंजाइम जो होता है ये तोड़ने का काम करता है, और हेलिकेज एंजाइम जो है ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछ रहा है? तोड़ने के लिए जिम्मेदार जो है एंजाइम कौन होते हैं? तो मैंने क्या कहा कि लाइगेज जो है ये तोड़ने वाला एंजाइम है, ये तोड़ने वाला एंजाइम होगा, इसका काम है तोड़ना। और अगर मान लो कि जोड़ना है, क्वाइलिंग कराना है, जोड़ने की बात अगर होगी भाई, तो जो, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या यार, सॉरी एक मिनट मेरे भाई, उल्टा लिख दिए। लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ने वाला एंजाइम। लाइगेज क्या हो जाएगा? एक मिनट, लाइगेज, लाइगेज हमारा क्या हो जाएगा भाई? लाइगेज होगा हमारा जोड़ने वाला। लाइगेज क्या होगा? लाइगेज हमारा जो होगा ये जोड़ने वाला एंजाइम होगा, और हेलिकेज तोड़ने वाला एंजाइम होगा। ठीक है, लाइगेज क्या करेगा? ये जोड़ने वाला एंजाइम है, जोड़ने वाला एंजाइम। और ये हेलिकेज जो होगा ये क्या हो करेगा? ये तोड़ने वाला एंजाइम है, तोड़ने वाला एंजाइम है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है भाई।
तो हेलिकेज हमारा जो है तोड़ने वाला एंजाइम है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो कि तोड़ने वाला एंजाइम होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार विषैला पदार्थ क्या होता है भाई? तो मलेरिया के लिए जो विषैला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ, वो हमारा जो है हेमोज्वाइन होता है भाई। हेमोज्वाइन ये विषैला पदार्थ होता है ना, मलेरिया बुखार के लिए जिम्मेदार होता है भाई। ठीक है, ये जो है संक्रमण अवस्था हमारा ट्रोफोजोइट से है ना। और क्लोरोक्विनीन ये तो मलेरिया के लिए दी जाने वाली दवा है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हेमोज्वाइन ये जो है हमारा जिम्मेदार विषैला पदार्थ होता है जो कि मलेरिया रोग को काउज कराता है। लेंगरहैंस की द्वीपिका के किस प्रकार की कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है? ध्यान दो मेरे भाई, ये जो लेंगर ऑफ हैंस क्या होता है इसको समझिए। लेंगर ऑफ हैंस जो है आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पेनक्रियाज है वो पत्ती के तरह की रचना होता है भाई। और इसमें पत्ती के अंदर जो है आपका, पत्ती के अंदर जो है एक इस प्रकार की रचना होती है। इसको कहते हैं आइजलेट्स ऑफ लेंगरहैंस। क्या बोलेंगे इसको? आइजलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, यानी लेंगरहैंस की द्वीपिका है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, लेंगरहैंस की द्वीपिका इसको कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं मेरे भाई। पहला सेल हमारा होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है हमारा डेल्टा सेल। अल्फा सेल द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव, ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव। बीटा सेल के द्वारा आप जानते हो इंसुलिन का स्राव। और डेल्टा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है? तो ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव किससे हो रहा है? अल्फा सेल से। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हमारा हो जाएगा 77 का ए आंसर हमारा हो जाएगा। यानी ग्लूकागोन के स्राव से जो है, ग्लूकागोन का स्राव होगा वो किस सेल से होगा भाई? अल्फा सेल से होगा। तो चलें मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग देखते हैं, है ना। और ये देखो क्या कहता है, हशीश, गांजा और चरस ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? देखो, हशीश हो गया, गांजा हो गया और चरस, ये किससे तैयार किए जाते हैं भाई? तो ये सब जो तैयार किया जाता है वो कैनबिस सटाइवा से तैयार किया जाता है। इससे तैयार किया जाता है अपा। हशीश हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, ये सारे जो है इससे तैयार किए जाते हैं। उसी प्रकार से जो है पेपेभर सोमनीफेरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हो सकता है कि कभी ये क्वेश्चन पूछे, कभी ये क्वेश्चन पूछे, अल्टरनेट ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैनबिस सटाइवा के द्वारा जो है क्या हो गया भाई? हशीश हो गया, इसके थ्रू जो है गांजा हो गया, चरस हो गया, ये सब जो है, और हशीश हो गया, है ना, हशीश जो है ये सब जो तैयार किया जाता है। जबकि पेपेभर सोमनीफेरम के द्वारा, इसके द्वारा भाई आपने सुना होगा हीरोइन, है ना, होता है ना, मॉर्फिन, हीरोइन, स्मैक। इसके बाद क्या होता है? मॉर्फिन, हीरोइन, हीरोइन हो गया, स्मैक, ये सब जो है ना, ये सब जो है किससे तैयार किया जाता है भाई? पेपेभर सेमनीफेरम से जो है ये जो है तैयार किया जाता है मेरे भाई। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांजा चरस किससे तैयार करता है, तो याद रखना कैनबिस सटाइवा से तैयार किए जाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 78 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहता है, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? तो आप जानते हो कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है भाई वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। और प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेप्स होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जो लेप्टोटीन
जाइगोटिन, पैकिटिन। पैकिटिन स्टेज में मैंने बताया था कि जो किसी भी क्रोमोजोम के, जो देखो ये है क्रोमोजोम, ये मान लो एक क्रोमोजोम हो गया, ये इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये हो गया भाई, और दूसरा क्रोमोजोम जो है मान लो कि हमारा, सॉरी 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 भाई, दूसरा क्रोमोजोम जो है हमारा मान लो कि ये है। अब इसके बीच है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया हो गई। तो यहाँ पर जो क्या कहता है कि प्रोफेज के पैकेटिन अवस्था में है ना, यहाँ पर जो है होमोलोगस क्रोमोजोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भाई, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स तो ये दोनों हो गया, इसके बीच तो नहीं होगा भाई। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उसके बीच क्या होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है भाई। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के से क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहाँ पर देख लो क्या कहता है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में समरूप गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोजोम एट पैकेटिन स्टेज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ना सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ही तो हो रहा है भाई। हाँ, ये देखो इसका सिस्टर ये हो गया, इसका सिस्टर ये हो गया भाई, यहाँ पर क्या है, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, प्रोफेज फर्स्ट क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहा है भाई, गैस गैम नॉन होमोलोगस, ये नॉन होमोलोगस होगा नहीं, होमोलोगस होगा भाई, नॉन होमोलोगस होगा नहीं, है ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। जाइगोटिन अवस्था में बिल्कुल नहीं, कहां पर होता है, पैकेटिन अवस्था में होता है भाई क्रॉसिंग ओवर। तुझे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में है ना, सम रूप गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच ये जो होगा, आंसर हमारा पहला हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन है, 80 है। किस फाइलम के प्राणियों में फ्लेम सेल्स उत्सर्जन का कार्य करता है। देखो भाई, फ्लेम सेल्स के द्वारा जो उत्सर्जन का कार्य होता है वो इकाइनोडर्माटा में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है भाई, है ना। इकाइनोडर्माटा में क्या हो जाएगा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू इसमें होगा। इकाइनोडर्माटा किससे होता है, याद रखना, इसमें होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में किससे होता है भाई, आर्थ्रोपोडा में भी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, और साथ ही साथ इसमें ग्रीन सेल्स भी होते हैं, इसमें भी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इसी में हमारा होता है क्या, ग्रीन सेल। ग्रीन सेल द्वारा आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन की क्रिया ग्रीन सेल के द्वारा भी होता है भाई, और क्लोएकल एपर्चर के द्वारा भी होता है। और प्लेटी हेलमेंस में हमारे किसके थ्रू होता है, तो ये हमारा होता है फ्लैम सेल के द्वारा होता है, याद रखना मेरे भाई, ये होता है फ्लैम सेल के द्वारा। ये बेकार पदार्थ जैसे बाहर निकाल दिए जाते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, फ्लैम सेल पूछ रहा था आप हमसे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लेटी हेलमेंस, हमारा जो आंसर होगा, यानी 80 का हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हमारा सही होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस प्राणी में द्विवैस्मी हर्ट पाया जाता है। द्विवैस्मी का मतलब क्या होता है, डबल चैम्बर्ड हर्ट, यानी ऐसा हर्ट जिसके हृदय में कितने चैम्बर हो, 2 चैम्बर हो। ध्यान देना मेरे भाई, ये हर्ट में जहां पर 2 चैम्बर होगा, ये क्या होगा, फिश होगा। 3 चैम्बर अगर होगा हर्ट में इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रॉग हो जाएगा। अगर 4 चैम्बर होगा, ये मान लो हर्ट में 4 चैम्बर है, लेकिन ये 4 चैम्बर कंप्लीट 4 चैम्बर नहीं, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर अगर होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा रेप्टाइल होगा। और अगर कंप्लीट 4 चैम्बर हर्ट होगा, कंप्लीट 4 चैम्बर हर्ट अगर होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ह्यूमन होगा, यानी मैमेलिया होगा, है ना। ह्यूमन मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैमेलिया हो जाएगा, स्तनधारी होगा, ये मैमेलिया होगा, मैमेलिया।
में लिया होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर देखो यहां पर मेढक में कितने हो गए, मेढक में कितने चेंबर हो जाएंगे भाई, 3 चेंबर हो जाएंगे। मगरमच्छ, ये अपवाद है मेरे भाई, ध्यान रखना। यानी यहां पर अपवाद में क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः सरीसृप में अपूर्ण विकसित 4 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, परंतु अपवाद के रूप में क्या है, मगरमच्छ है। अपवाद के रूप में क्या है मेरे भाई, अपवाद के रूप में हमारा मगरमच्छ है, जिसमें कि मनुष्य की तरह मगरमच्छ है, जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर हर्ट होता है, कंप्लीट 4 चैम्बर हर्ट होता है भाई, ठीक है। कंप्लीट 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो आपसे 2 चैम्बर हर्ट की बात कर रहा था, तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं भाई, इसमें मात्र 2 चैम्बर होते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा मछली, जिसमें कि हृदय में कम मात्र 2 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है देखिए आया, पोषण तथा ऊर्जा जरूरतों की पूरा करने के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करने वाले जीव जो सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ऐसे जीवों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो आप जानते हो पहला चॉइस तुम्हारा क्या है भाई, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद तैयार करता है भाई। तो भाई जब स्वपोषी तो होगा नहीं। हेट्रोट्रॉप्स, ये होता है हमारा क्या, परपोषी, इसमें भी तो भाई नहीं होगा। परपोषी क्या करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भोजन के लिए स्वपोषी पर क्या करेंगे, वो आश्रित होंगे। नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, और ये हमारा जो है सड़े गले पदार्थों को जब भोजन के रूप में लिक्विड के फॉर्म में जब जीव लेते हैं, उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हैं मृतोपजीवी। तो हमारा आंसर भी तो पूछ रहा है आपसे भाई कि मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करने वाला जीव क्या कहलाएगा, सेप्रोट्रॉप्स कहलाएगा, सेप्रोफाइटिक कहलाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, ए बी रक्त वाले सीरम में एंटीबॉडी क्या होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जरा सा समझना मेरे भाई। देखो कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड को 4 वर्गों में बांटा था। ध्यान से समझिएगा, कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने ब्लड को 4 वर्गों में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। आरबीसी के ऊपर जो है भाई, आरबीसी के ऊपर जो है 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, और वो एंटीजन हमारे कौन होते हैं, तो एंटीजन हमारा होता है 2 प्रकार का, जिसमें कि हमारा एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। ये पाया जाता है किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। 2 प्रकार के एंटीजन मिल गए हमको। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर 2 प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और उसमें से एंटीबॉडी हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगा, और दूसरा हमारा होता है एंटीबॉडी बी होगा। ध्यान देना मेरे भाई, जहां एंटीजन ए होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि एंटीजन ए का एंटीबॉडी ए का निर्माण हो। जब भी एंटीजन ए चाहेगा कि एंटीबॉडी बी का निर्माण हो, और एंटीजन बी चाहेगा कि हमारा जो है एंटीबॉडी ए का निर्माण हो। अब देखो भाई, और इसी एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने ब्लड को जो है 4 वर्गों में बांटा था भाई। तो चलिए देखिए कौन कौन सा ब्लड ग्रुप उन्होंने बांटा था, जरा सा देखें। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं ब्लड ग्रुप
किसके आधार पर बांटा था भाई? तो एंटीजन के आधार पर बांटा था। अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा, अगर एंटीजन बी होगा ब्लड ग्रुप हमारा बी होगा। एंटीजन ए और बी अगर दोनों होगा ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? ए बी होगा। और अगर एंटीजन नहीं होगा, अब्सेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ होगा। तो इसी आधार पर 4 वर्गों में ब्लड को बांटा था उन्होंने भाई मेरे भाई। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रास्ता समझने का प्रयास करना। हमने क्या कहा, अगर एंटीजन ए होगा तो किसको प्रेरित करेगा भाई? एंटीबॉडी बी को। यहाँ क्या बनेगा? अगर एंटीजन ए होगा तो किसको लाने का प्रयास करेगा? तो ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए बी को लाने का प्रयास करेगा। बी किसको लाने का प्रयास करेगा? ए को लाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, ए चाहेगा बी चलाए, बी चाहेगा ए चलाए। कल्पना करो आपके क्लास में 100 स्टूडेंट, 50 बच्चे चाहते हैं कि मैथ का क्लास हो, 50 बच्चे चाहते हैं रीजनिंग का क्लास हो। मैथ वाले सर आते हैं तो जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उन्हें ठेल के भगा देते हैं, भैया जी हम नहीं पढ़ेंगे। और रीजनिंग वाले आते हैं तो जो आते सर आते हैं तो जो मैथ पढ़ते हैं उनको ठेल के बाहर कर देते हैं। अब बताओ, अगर हमारे जो है मैनेजमेंट के पास है ना, डायरेक्टर साहब के पास अगर मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके अगर कोई दूसरे टीचर अवेलेबल नहीं हो तो क्लास सस्पेंड करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो भाई। बिल्कुल सही बात है। वही बात यहां पर होता है मेरे भाई, इसी को समझिएगा। ए चाहेगा बी को लाना, बी चाहेगा ए को लाना, जमकर फाइटिंग होगी, कोई नहीं आएगा। लेकिन आपका पहला क्लास, आपने नाम लिखाया प्लेटफॉर्म में, आपका पहला क्लास है। यू डोंट नो अबाउट इंग्लिश टीचर या बायोलॉजी टीचर या मैथ टीचर या रीजनिंग टीचर, कोई भी है आप तुम नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर कोई घिंचने तीरने वाला नहीं है। कोई भी अगर आपके पास आता है तो आप बोलोगे स्वागत है श्रीमान, है ना। आप मुझे चपरासी भी अगर पोडियम पर आएगा कलम लेकर के, उसके स्वागत में तुम खड़े हो जाओगे। तो इस प्रकार से भाई हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन देखिए, अब सब यहाँ पर तो ये बात आपने समझ लिया। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ए बी रक्त समूह के सीरम में, ए बी रक्त समूह है, इसके सीरम में कहता है कि में एंटीबॉडी होगी। कौन सा एंटीबॉडी होगी भाई? एंटीबॉडी क्या होगी? अनुपस्थित होगी ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाई कि एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, किसको कहते हैं भाई? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमको कहते हैं ऐसा पोटेंशियल जिसके थ्रू की मतलब जो हमारा जो इम्पल्स होता है वो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो फ्लो हो रहा होता है भाई, जो सेंसेशन जो जा रहा होता है वो नहीं जा सकता है मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसका मान जो होता है माइनस 70 माइक्रोवोल्ट, इसका आपका 70 मतलब सॉरी माइक्रो नहीं, मिली, 70 मिली वोल्ट इसका क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल का मान होता है भाई। तो इसका आंसर हमारा होगा -70 मिली वोल्ट। ये हमारा याद रखिएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, आरएमपी का वैल्यू क्या होता है भाई? -70 मिली वोल्ट होता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षरनुमा जीवाणु क्या कहलाते हैं? आप जानते हो मेरे भाई कि क्षर के आकार का जो जीवाणु होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेसिलस। जो स्फेरिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? कोकस। और जो कोमा की तरह का होता है उसे क्या बोलते हो? विब्रियो बोलते हो। तो ये तो सीधा आपका आंसर बनता है बेसिलस, जो कि रॉड लाइक शेप का होगा। वो हमारा कौन सा जीवाणु हो जाएगा भाई? बेसिलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, ध्यान से देखो भाई। आइए यहाँ पर देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए है ना। और आज किसी कारणवश आपका सैटरडे वाला एग्जाम शायद नहीं हो पाया है ना। इस बार संडे को आपका एग्जाम हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समजात अंग का उदाहरण कौन सा है? ध्यान दो मेरे भाई। एक सम होमोलोगस ऑर्गन।
तो अब ये पहले समझना होगा कि होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं। यानी ऐसा अंग, ध्यान देना, ऐसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना एवं उत्पत्ति में क्या हो, समान हो, समान, लेकिन कार्य में क्या हो भाई, कार्य में भिन्न हो। तो इसको कहा जाता है समजात अंग। क्या बोलते हैं इसको, समजात, जिसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं भाई। और दूसरा है हमारा समवृत, यानी जिसको कहा जाता है एनालोगस। और एनालोगस जो होता है, जिसका कि कार्य ही क्या होता है भाई, कार्य हमारा समान होगा और संरचना उत्पत्ति क्या हो जाएगा, संरचना एवं उत्पत्ति क्या हो जाएगा भाई, वो भिन्न हो जाएगा। अब समझना मेरे भाई, जैसे देखो कि समझात अंक का हम एग्जाम्पल आपको जैसे दें, जैसे मान लो भाई मेरा हाथ है ना, ये हमारा ह्यूमरस, ये देखो बाँ वाला ह्यूमरस, ये रेडियो अल्ना, ये कार्पेल, ये मेटा कार्पेल और ये फेलेंजिज। अब चमगादड़ का तुम डायना अगर ले लोगे तो चमगादड़ का जो डायना होगा है ना, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो है ह्यूमरस होगा, रेडियो अल्ना होगा, कार्पेल होगा, मेटा कार्पेल होगा और फेलेंजेज होगा। भले ही उसमें स्किन का स्ट्रेचिंग हुआ जो कि उसको उड़ने में मदद करेगा मेरे भाई। मेढक का तुम अगला पैर ले लो, उसमें नाखून हमारी तरह नहीं पाया जाएगा, लेकिन उसमें भी ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पेल, मेटा कार्पेल, फेलेंजेज होंगे। कहने का मतलब है उत्पत्ति के दृष्टिकोण से मनुष्य का हाथ, मेढक का अगला पैर, चमगादड़ का डैना, ये सब उत्पत्ति समान है। लेकिन काम की बात अगर सोचोगे तो मेरे हाथ का काम हो गया पकड़ना, मेढक के जो है अगले पैर का काम हुआ जंप करना, और जो है आपका जो है चमगादड़ के डायने का काम हो गया उड़ने मदद करना। तो भाई कार्य के दृष्टिकोण से क्या हो गए, ये भिन्न हो गए, लेकिन संरचना से क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन अगर हम एनालोगस ऑर्गन की बात अगर एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो आप देखो तितली आपने देखा होगा भाई, और पक्षी को भी आपने देखा होगा। तितली का जो डायना, पक्षी तितली का जो पंख होता है उसको तुम जो है कहीं पकड़ के देखना, उसमें किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं पाया जाता, बल्कि वो पीठ वाले भाग के स्किन का स्ट्रेचिंग है। जबकि जब बाज या और जो भी मतलब जो बड़ी बड़ी जो पक्षियां होती है उसमें देखोगे कि हड्डी पाया जाता है उसके डायने में भाई। तो उत्पत्ति दोनों का क्या अलग हो गया कि नहीं, लेकिन काम दोनों का तो उड़ना ही है ना। तो काम के दृष्टिकोण से समान होगा उसे बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन। तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है भाई कि कौन से समजात अंग का उदाहरण है। तो देखो मनुष्य की भुजा और चमगादड़ के पंख, अभी तुरंत मैंने आपको बताया। बिच्छू की भुजा और व्हेल के फ्लिपर, बिल्कुल नहीं भाई, एक का काम है कुछ और है चलना, इसका काम है तैरना, ये नहीं होगा। तितली के पंख और पक्षी के पंख कार्य के दृष्टिकोण से समान है, ये कार्य समान है इसका, यहाँ कार्य में क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर है 86 का जो हमारा फर्स्ट नंबर जो आंसर हमारा क्या होगा वो सही होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए, सेक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है। ध्यान देना मेरे भाई, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो है आप सेक्रेटिन, सेक्रेटिन जो है वो पेनक्रियाज के फंक्शन को जो है स्टिमुलेट करने का काम करता है। सेक्रेटिन के द्वारा ही हमारे जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उसका जो है सही ढंग से क्या होता है, सेक्रेशन होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पेनक्रियाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रकृति के दौरान, प्रतिकृति के दौरान, प्रतिकृति कहने का मतलब क्या हो भाई, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दो स्ट्रैंडों को अलग करता है। अभी देखो ध्यान देना मेरे भाई, अलग करने का मतलब बताए थे अभी ना आपको कि जो हेलिकेज होता है वो तोड़ने का काम करता है और लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। बस उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है, लेकिन यहां पर जो है क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई कि लाइगेज क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। तो यहां पर जो है आपका क्या है, हेलिकेज है ना।
तो 88 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 88 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में संबंधित है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है भाई, है ना। जब विक्रमशिला लिख रहा है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे भागलपुर में। भाई भागलपुर कहाँ? बिहार में। तो ये बंगाल में तो नहीं होगा भाई, ऐसे भी समझ लेना है। तो ये क्या होगा, कहाँ पर पाया जाएगा ये भाई? ये पाया जाएगा हमारे बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बढ़ा जाए, देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का एक उदाहरण होता है? अब ध्यान देना मेरे भाई, सिंपल प्रोटीन किसको कहते हैं? सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आप जानते हो कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिलकर के ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन अगर रहे, एमिनो एसिड अगर रहता है भाई, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा सिंपल प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी में अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर जुड़ जाए, जैसे लाइपोप्रोटीन लिपिड जुड़ गया, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज जुड़ गया, तो इस प्रकार से वो जुड़ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा जो है जो यहां पर देखो थायरोग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन में जो है क्या जुड़ा हुआ है? थायरो जुड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन यानी जो है हिम, आयरन इसमें जुड़ा हुआ है, ग्लोबुलिन में आयरन जुड़ गया है भाई। थायरोग्लोबुलिन में आयोडीन जुड़ा हुआ है भाई। यहां पर जो है सेरुलोप्लाज्मीन, यहां पर भी कुछ जुड़ा हुआ है। ये सारे क्या हो गए भाई? ये सारे हमारे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले हो गए। इसका मतलब आंसर हमारा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा 90 नंबर जो है क्वेश्चन का। एक मिनट। हीमोग्लोबिन, थायरोग्लोबुलिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। थायरोग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। और कैरुलोप्लाज्मीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, नो, उपयुक्त में से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन होगा। ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन में जो हीम जुड़ गया तो क्या हो जाएगा भाई? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो 90 का आंसर हमारा होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल प्रोटीन कह रहा है ना। अच्छा, हीमोग्लोबिन, थायरोग्लोबुलिन सेरोन, ये तो भाई हमारा जो है कंजुगेटेड प्रोटीन हो गया। लेकिन थायरोग्लोबुलिन और सेरुलोप्लाज्मीन ये तो सिंपल प्रोटीन हमारा है। जरा सा यहाँ पर जो है 1 मिनट ध्यान देना भाई, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हमको लग रहा है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जो है हमारा सिंपल प्रोटीन है, ये भी हमारा सिंपल प्रोटीन है, ये हमारा जो है कंजुगेटेड प्रोटीन है। तो ये हमारा जो है मोर देन वन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखो क्या कहता है। प्रथम आनुवांशिक पदार्थ किसकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी? देखो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की उत्पत्ति किसकी हुई थी भाई? तो ये ध्यान देना, सबसे इस पृथ्वी पर आने वाला जो हमारा जीव था वो हमारा साइनोबैक्टीरिया था। और साइनोबैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। तो आरएनए जो है इस पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था भाई। तो 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हमारा 1 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक वेक्टर डीएनए अणु के बाहरी डीएनए का टुकड़ा भाग जोड़ा जाता है तब इसे क्या कहते हैं? अच्छा भाई, कहता है क्या कि व्हेन ए फॉरेन डीएनए सेगमेंट्स, बाहर का जो डीएनए सेगमेंट है, इज इंसर्टेड, उसमें क्या क्या आता है? जोड़ दिया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के वेक्टर से, इसे क्या कहते हैं भाई? ध्यान देना भाई, इसको जो है कहा जाता है काइमेरिक डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। जबकि जो है फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को किसी दूसरे डीएनए के सेगमेंट के साथ क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं
काइमेरिक डीएनए, याद रखना मेरे भाई, काइमेरिक डीएनए में फॉरेन सेगमेंट को जो है डीएनए सेगमेंट के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे कहा जाता है हमारा जो है काइमेरिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है भाई। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाए जाते हैं, केवल उसके डीएनए में हिस्टोन, केवल कोशिका पंजर वनली साइटोस्केलेटन्स, केवल झिल्ली से बंधे अंग वनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो भाई हमारा जो है यहाँ पर जो है क्या हमारा आंसर सही होगा, जरा सा बताइए, ध्यान देना। पहला नंबर तो इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये भी तो आंसर होना चाहिए मेरा, ये होगा। केवल कोशिका पंजर, ये तो नहीं होगा, लेकिन झिल्ली से बंधे अंग नहीं पाए जाते हैं, ये बात तो आप जानते हो, ये भी आंसर आपका होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है, आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दो चरणों में संपन्न होता है, एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। यानी ध्यान देना, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा, जिसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन, और ये दो चरणों में संपन्न होता है। पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है मेरे भाई, ग्लाइकोलिसिस में हमारा होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, ग्लूकोज वो कन्वर्ट कर जाता है दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, इसमें कन्वर्ट करता है, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। और इसमें एनर्जी कितना निकलता है भाई, मात्र 2 ATP एनर्जी। दूसरा हमारा होता है क्या, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जो होता है ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको बोलते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो मैंने लिखा ही नहीं, लिख देते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है, ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है मेरे भाई, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और ये क्या बनाता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें जो है कन्वर्ट होता है दो पायरुविक एसिड में, इसमें कन्वर्ट होता है भाई दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है, ये संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होता है कि जो दो पायरुविक एसिड जो होते हैं, ये दो पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट कर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है भाई। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है मेरे भाई, क्रेब्स साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो ये आंसर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये पूछा जाता कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो क्या आंसर बताते, साइटोप्लाज्म बताते भाई। इस प्रकार से 94 का जो आपका आंसर हो रहा है वो क्या हो जा रहा है भाई, सी नंबर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट देखो, प्लाज्मोडियम इज, प्लाज्मोडियम जो है क्या होता है भाई, प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है भाई, प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है। और ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्या होता है, ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। क्यों डाइज होता है भाई, कि प्लाज्मोडियम जो है अपने पूरे जो लाइफ है वो दो होस्ट में जो है पूरा करता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम completed its lifespan in टू होस्ट में ही पूरा करता है। पहला कौन है इसका, प्राइमरी होस्ट इसका जो है क्या है, ह्यूमन है, मनुष्य है। और दूसरा जो होस्ट होता है इसका आप जानते हो मेरे भाई, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो है।
तो ये चूंकि अपने जीवन काल को 2 होस्ट में पूरा करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायजेनेटिक पैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको? ये होता है डायजेनेटिक पैरासाइट है ये। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है किस प्रकार का पैरासाइट है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डायजेनेटिक पैरासाइट होगा, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा 95 का आंसर हमारा होगा 1। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौवनारंभ प्रारंभ परिवर्तन में किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है? ध्यान देना, जब जो मेल या फीमेल जब जो है यौवनारंभ होता है भाई, यौवन करने का मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी, जब वो मतलब जो है 12-14 वर्ष 16 वर्ष का जब हो जाता है भाई, उसमें जो है कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर जो वो डेवलप कर जाते हैं, जैसे मूछ दाढ़ी, फीमेल में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ये सारे कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्ट हो जाना, ये सारे कैरेक्टर जो है जो होते हैं उसको कहते हैं यौवनारंभ संबंधी परिवर्तन। अब ये कह रहा है कि आपको जो है किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने के कारण से ये मतलब जो है कैरेक्टर जो है वो डेवलप होने का काम करता है भाई। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है चॉइस को ऐसा देखो, यहाँ पर है गोनेडल स्टेरॉइड। गोनेडल स्टेरॉइड कहने का मतलब क्या हुआ? गोनेट्स हो गया, और गोनेट्स का मतलब क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरी। गोनेट्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेस्टिस एंड ओवरी होता है, और टेस्टिस और ओवरी के द्वारा जो हार्मोन स्रावित करते हैं, है ना, वही हार्मोन हमारे जो है मेल तथा फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको डेवलप कराने का काम करता है ना। तो यहां पर जो है भाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसके सेक्रेशन से मूंछ दाढ़ी छाती में बाल स्ट्रॉन्ग मसल्स हार्श वॉइस ये मेल में लाने का काम करता है, और फीमेल के जो है ओवरी से स्रावित होता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल के अंदर जो है फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे मूंछ दाढ़ी का नहीं होना, सॉफ्ट स्किन, स्वीट वॉइस, है ना, डिपोजिशन ऑफ मसल्स ऑन बटक और थाई, है ना, सॉफ्ट स्किन, ये सारे जो कैरेक्टर है ये कौन लाता है भाई? एस्ट्रोजन लाता है, और इसका कहां से होता है? ओवरी से। तो ये जो गोनेडल जो स्टेरॉइड है, इसी में हमारा जो है क्या आता है? ये टेस्टिस और ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आते हैं, और यही जो है सेकेंडरी सेक्सुअल को बढ़ाने का काम करता है। आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 96 का पहला नंबर जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा 96 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 97। पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक। देखो भाई, गर्भ निरोधक का मतलब होता है गर्भ को रोकना। गर्भ को रोकने का मतलब सिंपल सी बात है, इस पर ओवम को मिलने नहीं देना, यानी बैरियर पैदा कर देना। तो गर्भ निरोधक के लिए यहाँ पर पुरुषों की बात कही जा रही है कि पुरुषों में क्या क्या किया जा सकता है भाई। तो सबसे पहले तो भाई अगर हम जो है इसको कंट्रासेप्टिव डिवाइस का अगर हम उपयोग करना चाहेंगे, तो जो है जैसे मेल फीमेल कॉन्डोम्स पाए जाते हैं, तो मेल के भी कॉन्डोम आते हैं, फीमेल के भी कॉन्डोम्स आते हैं भाई। तो मेल कॉन्डोम जो है वो मेल अपने पेनिस के ऊपर जो है उस जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, या जो आपका जो है जो आप कह सकते हो कि मतलब जो है जो प्लास्टिक का जो है आपका जो है रबर का जो स्ट्रक्चर होता है भाई, है ना, उसको जो है अपने लिंग के ऊपर या मतलब पेनिस के ऊपर जो पहनने का काम करता है भाई, है ना। तो यानी जो है कॉन्डोम, और साथ ही साथ क्या करता है भाई कि मेल जो है नसबंदी क्या होता है? जैसे मान लो कि ये मेल का जो है टेस्टिस है, ध्यान देना भाई, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस से ये निकला हमारा जो है एपिडिडाइमिस, उसके बाद ये भास डिफरेंस चलाया कहाँ पर? ये चलाया सेमिनल वेसिकल के पास, और सेमिनल वेसिकल से ये निकला फिर इस प्रकार से यहाँ पर है ऐसे मतलब आया भाई, और फिर यहाँ पर जो है इस तरह से ये पेनिस, ये देखो यहाँ पर जो है हमारा गॉल ब्लड जो आपका जो है यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रकार से। अब ध्यान दो, स्पर्म का निर्माण हुआ टेस्टिस में, यहाँ से जाइए
भास डिफरेंस के थ्रू कहाँ चला आया, सेमिनल वेस्किल में आया। जब हम सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, इस समय वेस्किल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पर्म तेजी के साथ रन करता है, पेनिस में इरेक्टेशन होता है और स्पर्म जो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पुरुष नसबंदी जो उसको वैसेक्टोमी कहते हैं भाई, वैसेक्टोमी में क्या होता है, इसी भास डिफरेंस को जो है कटिंग या टाइड कर दिया जाता है। यानी कटिंग और टाइडिंग ऑफ भास डिफरेंस फॉर कंट्रोल बर्थ कंट्रोल इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। और ये वैसेक्टोमी के द्वारा यहाँ से वो कटिंग कर दिया गया, फिर यहाँ जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा भाई, वो जो है पेनिस के द्वारा इजेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी ऐसे मेल फिर बाप नहीं बन सकते हैं। तो ये दो मेथड जो है, पुरुष नसबंदी और कॉन्डोम का प्रयोग, ये जो है मेल के लिए जो है गर्भ निरोधक का काम करता है भाई, पुरुष गर्भ निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वदाता व्यक्तियों का रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता जो सबको ब्लड दे सके। तो ध्यान देना मेरे भाई, सबको ब्लड कौन दे सकता है? सबको ब्लड वही दे सकता है जिसके पास किसी प्रकार का कोई एंटीजन ना हो, ठीक है? क्योंकि एंटीजन अगर होगा तो फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा मेरे भाई। और अभी जस्ट देखो, जैसा मैं पीछे स्लाइड करूं आपको, तो मैं ये बात मैंने अभी आपको तुमको समझाया था, जैसा ध्यान देना। ब्लड ग्रुप, हाँ देखो यहाँ पर भाई, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है वो कौन है हमारा? ओ है। तो सर्वदाता ब्लड कौन हो जाएगा हमारा? ओ हो जाएगा, उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है मेरे भाई। चलिए आइए, हम लोग कहाँ थे भाई? बहुत, अरे यार पीछे और जा रहे हैं। हम लोग थे कहाँ पर? यहीं पर तो थे। तो अब जो है सर्वदाता ब्लड कौन हो जाएगा हमारा भाई? ये हमारा जो है ओ हो जाएगा। और अगर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वग्राह्य, सर्वग्राह्य कौन होगा? जिसके पास जो है दोनों प्रकार का एंटीजन होगा, वो सर्वग्राही हो जाएगा मेरे भाई। यानी 98 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? बी होगा। अब देखो 99, न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम किस चीज का बना होता है भाई? तो न्यूक्लियोजोम जो बना हुआ होता है भाई, वो किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोजोम जो होते हैं वो, इसको हम लोग जो है क्या बोलोगे, क्रोमोजोम भी बोल सकते हो, है ना? तो न्यूक्लियोजोम में हमारा जो है डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का आवरण होता है भाई। तो न्यूक्लियोजोम में क्या पाया जाता है? डीएनए। और मैंने कहा था आपसे कि यूकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं, उस डीएनए के ऊपर जो है क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का कवरिंग होता है मेरे भाई। ये कवरिंग हो गया हिस्टोन प्रोटीन का। तो ये हमारा जो है न्यूक्लियोजोम हो जाएगा, जिसमें कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। तो 99 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्केरिस की उत्सर्जी रचना क्या होती है? किस आकार की होती है भाई? ध्यान देना मेरे भाई, एस्केरिस जो होता है उसमें जो उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एच सेप्ड का होता है। किस प्रकार का होगा भाई? एस्केरिस में आपका जो है ये एस सेप्ड का होगा। एस्केरिस में एस सेप्ड हो जाएगा। अगर कहा जाए कि ओ सेप्ड अगर आपसे पूछ दिया जाता तो यहाँ पर क्या बोलते है ना? यहाँ पर आप बोलते अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होगा है ना, उसका जो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या हो जाता है मेरे भाई? वो हमारा हो जाता है ओ शेप का होता है। और टी शेप का जो होगा वो किसका हो जाता है भाई? तो टी शेप का होता है कॉकरोच का। कॉकरोच का क्या हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, यहां आपसे किससे पूछ रहा है? एस्केरिस का पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। मादा एनोफिलिस में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? देखो भाई, संक्रमण की अवस्था कौन सी बनती भाई, ये आपको जो है कह रहा है। तो ध्यान देना मेरे भाई कि ये जो है स्पोरोजोइट, मेरोजोइट और गैमेटोसाइट्स, इनमें से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान देना कि जो प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्शन का जो संक्रमण की जो अवस्था होती है भाई, वो जो है हमारा सबसे पहले जब ब्लड में आता है तो वो हमारा होता है क्या? स्पोरोजोइट्स होता है। ब्लड जब आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? वो स्पोरोजोइट्स होगा, है ना? और फिर जब ये आरबीसी में जाएगा तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मेरोजोइट्स हो जाएगा।
आरबीसी में यहाँ मेरोजोइट्स हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स भी होगा, तो 2 हो गया ना भाई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा मोर देन 1। उपयुक्त में से गेमेटोसाइट तो होगा नहीं, तो संक्रमण की अवस्था आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मोर देन 1। मनुष्य के किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? ध्यान देना मेरे भाई, मनुष्य में प्लेसेंटा कैसा होता है? ध्यान दो, प्लेसेंटा क्या करता है? जैसे मान लो ये माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है, माँ के गर्भ में ये बच्चा मान लो पल रहा होता है भाई, और ये माँ का बच्चा जो है, माँ से जो बच्चा है वो जुड़ा हुआ है आप किससे, है ना, ये जुड़ा हुआ है आपका, ये जुड़ा हुआ होता है इस प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है भाई। और ऐसा प्लेसेंटा जिसमें कि डायरेक्ट जो है बच्चे, ये जो ऑफस्प्रिंग जो हमारा यहाँ पर है, और बच्चे और माँ के बीच जो ब्लड का कांटेक्ट करा दे, ब्लड का जो कांटेक्ट कराने वाला होता है उसको कहा जाता है हेमोकोरियल। हेमोकोरियल प्लेसेंटा उसे कहा जाता है भाई। और चूंकि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट जब बच्चे का माँ के साथ होता है इस प्लेसेंटा के द्वारा, इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां पर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मदर्स ब्लड, यहां पर क्या लिख देंगे? ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मदर ब्लड। मां के ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ये प्लेसेंटा, बच्चे को कांटेक्ट कराता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हेमोकोरियल हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा युग्म सही नहीं है? व्हाट विच पेयर इज नॉट करेक्ट? बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य द्विपट्टिका कपाट। ध्यान देना, ये हार्ट के भल्व्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे दिए गए हैं। तो आप जानते हो मेरे भाई कि हमारे हार्ट में कितने भल्व पाए जाते हैं? आपने पढ़ा होगा कि हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर और 4 भल्व पाए जाते हैं। कौन कौन से भल्व पाए जाते हैं, कौन कौन से चैम्बर पाए जाते हैं? जरा सा यहाँ पर आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। आइए देखिए कौन कौन से हमारे चैम्बर हैं और कौन कौन से भल्व हैं। देखो मेरे भाई, ये हमारा जो है हार्ट है, ये हार्ट हो गया। यहां पर ध्यान देना, ये हमारा राइट ऑरिकिल है या राइट एट्रियम कह सकते हो, दायां आलिंद कहोगे। और ये क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट ऑरिकिल होगा। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा राइट वेंट्रिकल होगा और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ये 4 चैम्बर हो गए। अब देखो यहां पर जो है राइट ऑरिकिल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो भल्व पाया जाता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड भल्व। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ट्राइकस्पिड भल्व बोलेंगे। लेफ्ट ऑरिकुलर में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड, या इसी को बोलते हैं मिट्रल भल्व। क्या बोलेंगे? मिट्रल भल्व बोलेंगे। एक भल्व देखो यहां पर भी पाया जाता है भाई, और ये जो जाता है कहां पर? ये लंग्स में जाता है। ये नली कहां जा रही है? ये लड़ी जा रहा है हमारा लंग्स में जाता है, फेफड़ा में जाता है भाई। और ये जो लंग्स में ले जाने वाला जो काम करता है यह है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं भाई। और पल्मोनरी आर्टरी यहां पर जो भल्व होता है इसको बोलते हैं साइनो, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं जो है सेमी लूनार भल्व। पल्मोनरी सेमी लूनार भल्व इसको बोलते हैं भाई। तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, पल्मोनरी सेमी लूनार भल्व। और एक होता है यहां पर पाया जाता है जो ऑर्टा की होता है जिसको बोलते हैं ऑर्टा सेमी लूनार भल्व। तो ये जो 4 भल्व हो गया, एक हो गया कौन कौन? ट्राइकस्पिड भल्व हो गया, बाइकस्पिड भल्व हो गया, उसके बाद है पल्मोनरी सेमी लूनार भल्व हो गया, और क्या हो गया भाई? और हो गया ऑर्टा सेमी लूनार भल्व हो गया। अब सवाल देखिए यहां पर क्या कह रहा है आपसे, उसके अनुसार जो जवाब दीजिएगा। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विकपटीय कपाट। देखो दाएं बाएं है ना, तो लेफ्ट और की लेफ्ट यहां पर क्या है? द्विकपटीय कपाट है कि नहीं? बाइकस्पिड है, ये तो हमारा सही हो गया। तो सही नहीं कह रहा है चुनने के लिए भाई, क्या कह रहा है? जो सही नहीं उसको चुनना है, तो ये तो मेरा सही हो गया भाई। दाएं आल नीले, दाएं नीले, दायां राइट, ये दायां हो गया। तो दायां नीले और दायां मतलब है क्या है? फुसफुसी धमनी के मध्य, फुसफुसी धमनी, ये वाला हो गया फुसफुसी धमनी। यहां पर इसके बारे में जो कह रहा है
ये कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी सिमिलर वल्व, ठीक तो कह रहा है भाई, पल्मोनरी सिमिलर वल्व कह रहा है, ये भी तुम्हारा सही हो गया। अब यहाँ पर आइए, बाएं नीले और महाधमनी, ध्यान देखियो, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और क्या बताए, ऑर्टा बताए, महाधमनी के बीच ये क्या होता है, ऑर्टा सेमिलर वल्व। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द्वार द्विबलनीय कपाट, ऑर्टा बाइकस्पिड वल्व, और उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो भाई बताइए इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा भाई। तो हमारा आंसर जो है ये बाइकस्पिड वल्व तो हमारा कहाँ पाया जाता है भाई, बाइकस्पिड वल्व, यहां देखिए क्या आता है, बाएं बाएं नीले, बाएं नीले लेफ्ट वेंट्रिकल व महाधमनी के मध्य का द्वार द्विवलनीय कपट, यानी ऑर्टा बाइकस्पिड वल्व नहीं, ऑर्टा सेमीलुनार वल्व। यहाँ क्या देखो लिख रहे हैं, ऑर्टा सेमीलुनार वल्व लिख रहे हैं ना, यहाँ पर बाइकस्पिड वल्व दे दिया है, जबकि बाइकस्पिड कहाँ पाया जाता है भाई, ये तो लेफ्ट ऑर्कुलर पाया जाता है ना, इसलिए हमारा आंसर जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो है सी नंबर आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि आपका कौन सा कथन क्या है, गलत है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आनुवांशिकी परिवर्तनशीलता का परम स्रोत क्या होता है भाई। कैसे जो आनुवांशिक वेरिएशन आता है, परिवर्तन आता है, तो भाई क्रोमोजोमल वेरिएशन के थ्रू आता है, क्रोमोजोम में अंतर होने से आता है, आनुवांशिक चेंजेज आता है भाई। और क्रोमोजोमल जो वेरिएशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो जो है हमारा जो है इसका जो बड़ा रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो म्यूटेशन होगा, इसलिए 104 का पहला नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, का मुख्य कार्य द्रव को संश्लिष्ट, जैसा देखो द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। देखो भाई हमने कहा था कि गोल्जी बॉडी को जो है क्या कहा जाता है भाई, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है भाई। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चिट्ठी पत्री का पैकेजिंग होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स डिलीवर, और वहां से क्या क्या आता है, पैकिंग करके जो है वहां से चिट्ठी को दूसरे हेड पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है भाई। और क्या साथ ही साथ ये सेक्रेट भी करता है आउटसाइड द सेल। तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा गोल्जी बॉडी करता है भाई। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गोल्जी बॉडी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बायोलुमिनिसेंट, बायोलुमिनिसेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि स्वतः प्रकाश को जो है उत्सर्जित करने का काम करता है, उसको जो है बायोलुमिनिसेंट कहते हैं। और बायोलुमिनिसेंट जो कैरेक्टर है हमारे कटल फिश का। तो कटल फिश जो क्या करते हैं, बायो को जो है वो जो लुमिनिसेंट को जो है प्रकाश को उत्सर्जित करने का काम करता है भाई, इल्यूमिनेट होता रहता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि स्पंज जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई। स्पंज जो होते हैं वो हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब जिसका कि बॉडी जो है इस प्रकार से जो है दो लेयर में बटा हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो ये हमारा क्या होता है भाई, डिप्लोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट में से कौन सी एक उड़ने वाली मांसपेशियां हैं, उड़ने वाली मांसपेशियां फ्लाइट मसल्स। ये फ्लाइट मसल्स जो है कौन सा होता है भाई, तो यहां पर जो है फ्लाइट मसल्स जो हमारा होगा वो कौन कौन हो जाएगा, जैसा देखो पैक्टोरल मसल्स, कोरेको ब्रांचियल लॉन्गस और टेंसर लॉन्गस। इसमें तो भाई एक से अधिक हमारा आंसर हो रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक से अधिक होगा, है ना। फ्लाइट मसल्स एक से अधिक होगा। गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन क्या कहलाता है। देखो भाई गुणसूत्रों का यानी क्रोमोसोम का जब हम जो है चित्र के थ्रू जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको कहा जाता है आइडियोग्राम। क्या बोलते हैं उसको, आइडियोग्राम बोलते हैं। और जो है कार्डियोग्राम में क्या होता है मेरे भाई, कार्डियोग्राम एक ऐसा यंत्र होता है जो कि हमारे हृदय संबंधी बीमारियों को बताने का काम करता है ना। यानी
हृदय संबंधी जो विकार होगा उसको जो बताने का काम कार्डियोग्राम करेगा, और गुणसूत्रों का जो चित्रमात्र प्रदर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? ईडियोग्राम बोलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अवशेष अंग है? भाई अवशेष अंग का मतलब किसको कहते हैं? अवशेष अंग ऐसे अंगों को कहा जाता है जिसका कि हमारे शरीर में कोई विशेष कार्य नहीं होता, कोई काम नहीं होता है भाई, है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, उसको अवशेष अंग कहते हैं। जैसे देखो विस्डम टीथ है, ये भी अवशेष अंग है हमारा। अपेंडिक्स है, ये भी हमारा अवशेष अंग है भाई। तो यहाँ पर जो एक से अधिक आंसर आपका नहीं होगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? ये भी मतलब जो अवशेष अंग हो गया, तो सारे क्या हो गए? अवशेष अंग हो गए। तो मोर देन वन हो जाएगा आपका। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है भाई? तो प्रकाश पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन का परिवहन कराना, शुगर के साथ प्रोटीन को लिंकेज करना, मैंने कहा ना लिंकेजिंग, लिंकेज करना, जोड़ना इसका काम होता है भाई, है ना। ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया यहाँ पर होती है। ग्लूको मतलब होगा ग्लूकोजेनेसिस में जो है जोड़ना इसको होगा, तो ग्लूकोज से होता है यहाँ पर भाई शुगर को जोड़ने की क्रिया यहाँ पर होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सामान्य वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा सकता है ना। और इसका जो है कभी असेंडिंग ऑर्डर कभी डिसेंडिंग ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, आज के बाद ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। एक ध्यान रखना सिर्फ एक सेंटेंस का, और वो सेंटेंस ये है हमारा कि सम गर्ल ऑफ आवर क्लास, ध्यान देना, सम गर्ल ऑफ आवर क्लास, सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले फुटबॉल, प्ले क्या? फुटबॉल। इसको याद रख लेना, है ना, सारा कहानी तुम्हारा जो है इसी में आ जाएगा भाई, ठीक है। या फुटबॉल नहीं लिखो, कबड्डी लिख दो। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, किंगडम होगा ना, तो कबड्डी लिख देते हैं भाई। एक मिनट, प्ले कबड्डी। याद रहेगा। अब देखो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा हमारा? स्पेसीज, स्पेसीज, या ऊपर से लिख देते हैं आपको दिक्कत ना हो। सबसे छोटा यूनिट हमारा क्या होगा? सबसे छोटा होगा हमारा स्पेसीज, स्पेसीज, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? जी, जी से क्या हो जाएगा? जीनस, उससे बड़ा होगा तुम्हारा जीनस। जीनस के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो ऑफ, ऑफ से हो जाएगा तुम्हारा जीनस। यहां पर एफ है ना, एफ से क्या हो जाएगा? फैमिली, एफ से क्या हो जाएगा? फैमिली, फैमिली। ओ से क्या हो जाएगा भाई? ऑर्डर, ऑर्डर हो गया। सी से क्या हो गया? क्लास, क्लास तो ये है, क्लास की जगह पर क्लास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फाइलम, क्या हो जाएगा भाई? फाइलम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा हमारा किंगडम। देखो भाई, है ना, क्या है? सम गर्ल ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, सम गर्ल ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, याद रहेगा मेरे भाई कि नहीं? सम गर्ल ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, ये याद रखना। अगर आपको कहा जा रहा है कि ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बिल्कुल है
डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीजिंग लिखा है भाई, यहाँ पर ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ही हो गया घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा हो गया किंगडम, ये हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटा, उससे भी ये छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी ये छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी ये छोटा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्रम हो गया भाई, याद रखना मेरे भाई। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। पेट, जिगर और फेफड़ा के कैंसर को क्या कहते हैं भाई, है ना? पेट, जिगर और फेफड़ा, इसके कैंसर को क्या बोलते हैं? इसके कैंसर को जो है क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो इसको जो है हम लोग, देखो, इसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनेमा, यानी स्टोमिक हो गया, स्टोमिक हो गया, लीवर हो गया और लंग्स हो गया। इसका जो कैंसर होगा उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। सार्कोनेमा किसे बोलते हैं? तो सार्कोनेमा हमारा जो बोन कैंसर हो जाएगा, सार्कोनेमा क्या हो जाएगा हमारा भाई? सार्कोनेमा हमारा जो है बोन कैंसर हो जाएगा। बोन, मसल्स, ब्लड, ये सब जो होगा, बोन हो जाएगा, मसल्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा भाई? ब्लड होगा। इसको ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो है ये ब्लड कैंसर ही होता है मेरे भाई। ल्यूकेमिया जो होगा आपका ब्लड एंड बोन मैरो का कैंसर होगा, ब्लड एंड बोन मैरो, बोन मैरो का कैंसर हमारा क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पेट, जिगर, फेफड़ा का कैंसर क्या कहलाता है? कार्सिनेमा कहलाता है मेरे भाई। चलिए, हैकेल का पुनरावर्तन सिद्धांत किस पर आधारित है? हैकेल का पुनरावर्तन, रिकैपिचुलेशन थ्योरी ऑफ हैकेल, हैकेल का जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी होता है भाई, वो जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना, वो जो है इस पर जो है डिपेंड करता है भाई। और ये हमारा जो है पहला कहता है जेनेटिक वेरिएशन, जो दूसरा है जर्म लेयर्स और तीसरा है जर्म प्लाज्म। तो यहाँ पर जो है जर्म लेयर से ही, है ना, डेवलपमेंट होता है पूरे जो है बॉडी का। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो होगा वो हमारा हो जाएगा जर्म लेयर्स। ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्म लेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? सभी भाई जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार हमारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और ये कथन किसने दिया था अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे? ये कथन जो है आपने पढ़ा था ना भाई कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये किसने दिया था? स्टेटेड बाय हक्सले। ये किसने कहा था कि जीवन भौतिक का आधार होता है भाई? प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार होता है, किसने कहा था? ये कहा था हमारे हक्सले साहब ने। याद रखना, वैज्ञानिक का नाम भी कभी आपसे पूछ दे सकता है। सुकेंद्री कोशिका में के अक्षसूत्र, यानी देखो जहां पर देखो, इन यूकैरियोटिक सेल्स द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल मैक्रोट्यूब्यूल्स इज रिफर्ड टू द 9+2 अरेंजमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। जब हम सीलिया या फ्लेजला का जब कटिंग करके देखते हैं तो जो है सेंटर वाले भाग में जो है हमारा इस प्रकार से जो है 2, और यहाँ पर कितने थे भाई? 9, है ना। ये पेरिफेरल वाले पार्ट में जो है कितने थे? 9 थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? यानी 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं भाई। ये सीलिया में ही पाया जाता है, फ्लेजला में पाया जाता है, और यहाँ पर पीली में ही पाया जाता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 आंसर हमारा होगा मेरे भाई। लेकिन में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्रावित करती हैं? देखो भाई, प्रतिरक्षियां कहने का मतलब क्या होता है? जो रोग से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है भाई। देखो भाई, हमारे WBC हमारे फाइटिंग एजेंट होते हैं, और WBC में जो है 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है क्या करता है भाई? वो पहचानने का काम करता है कि कौन सा जो है एजेंट हमारे अंदर प्रवेश हुआ है, डिजीज कौन एजेंट कौन सा है, और टी लिम्फोसाइट उस पर क्या करता है? एक्शन करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है कहता है कि प्रत्यक्ष श्रावित कौन सा करता है भाई? तो ऑल लिकोसाइट्स, ऑल लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स,
इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा भाई? तो हमारा बी लिम्फोसाइट जो है ये जो है एक्शन करने का काम करता है, प्रतिरक्षा प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट देखो हमारा, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड से न्यूक्लियोटाइड्स 5GATCGAA, ध्यान देना भाई, डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया गया है। ये मान लो यहां से कह रहा है ये हमारा 5 प्राइम है और ये हमारा क्या है 3 प्राइम है, और कहता है इसके पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा। तो यहां पर ये क्रम क्या दिया हुआ है मेरे भाई? ये दिया हुआ है जी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। ध्यान देना मेरे भाई, जरा सा समझ लो। देखो डीएनए जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं भाई, उसमें याद रखना डीएनए के केस में और आरएनए के केस में, दोनों केस में याद रखोगे, इसका जो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, जब भी हम डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे ध्यान रखना, तो यहां पर अगर हमारा यहाँ पर जो है प्यूरिन और पायरिमिडीन जो होते हैं ये डबल या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है ये जुड़े हुए होते हैं। और जो है डीएनए के केस में हम एडेनिन को जो है किसके साथ जोड़ते हैं भाई? थाइमीन के साथ जोड़ते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो है आरएनए के केस में एडेनिन को जो है हम लोग यूरासिल के साथ जोड़ते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जबकि डीएनए में साइटोसिन को जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं ग्वानिन के साथ, यहां पर जो है ग्वानिन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा जो क्या है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होता है। अब देखो इसको याद रखने का थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, ध्यान देना। ए से याद रखना अक्षय कुमार, टी से याद रखना ट्विंकल खन्ना। अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना से जोड़ देना, जब ऊपर वाले ने ही जोड़ दिया भाई तो हमको तुमको जोड़ने में क्या दिक्कत था, है ना? दोनों वाइफ हस्बैंड है, जोड़ दो। तो ए को किससे जोड़ोगे? ट्विंकल खन्ना से जोड़ोगे। किसमें? डीएनए के केस में। लेकिन आरएनए के केस में शादी के पहले का रिलेशन है अक्षय का उर्मिला से, तो ए को यू से जोड़ोगे किसमें? आरएनए में। और ए को टी से जोड़ोगे किसमें? डीएनए में। और सी और जी की कहानी भाई गजब है। सी और जी की कहानी क्या है? तो सी मान लो ये चंदा है, और जी जो है ये मान लो कि गोविंद है। चंदा और गोविंद दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं भाई, दोनों दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना। सिंगल बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है भाई, कोई भी तोड़ देगा। लेकिन चंदा जो है ने अपने मम्मी को कन्विंस किया, माँ का दरबार हमारा लोअर कोर्ट होता है मेरे भाई, और पिताजी का दरबार हमारा जो है हाई कोर्ट होता है। पहले हम केस कहाँ करते हैं? लोअर कोर्ट में। तो चंदा ने क्या किया, अपनी माँ को कन्विंस किया कि माँ बहुत अच्छा लड़का है गोविंद, मेरे साथ ही काम करता है, हैंडसम सैलरी है, स्मार्ट पर्सनैलिटी है, कहीं तो लड़का खोजोगी है ना, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो मम्मी को जो है कन्विंस किया, और मम्मी ने जो है गोविंद को देखा, बोला कि नहीं मेरी बेटी का पसंद तो अच्छा है भाई। और वही काम गोविंद ने भी मम्मी से कहा कि मम्मी अच्छी बच्ची है, अच्छी लड़की है, देख लो। अरे तुमको तो क्या चाहिए, हमारी खुशी में तो तुम्हारी खुशी है। तो मम्मी ने जब दोनों को देखा भाई, तो ये कैसा बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड बना। अब थोड़े दोनों के रिलेशन में थोड़ी जो है और मजबूती आ गई। अब क्या होता है कि चंदा और उसकी मम्मी ने दोनों ने मिल करके, अब तो ये लोअर कोर्ट से डिसीजन मिल चुका है भाई, और अब क्या कहाँ पर गया? पिताजी के दरबार में गया और बोला कि जी बहुत अच्छा लड़का है, देखिए हमने भी देख करके आया है, दोनों इसे को चाहता भी है, क्या दिक्कत है, दोनों अच्छा काम भी करता है, दोनों का सैलरी हैंडसम है ना? तो ऐसा करते हैं कि जरा से उनसे बात करते हैं, आप जरा सा बात कीजिए। अब जो इधर जो दोनों ने, गोविंद और उसकी मदर ने, गोविंद ने अपनी माँ को आगे आगे, पीछे से खुद से पीछे, क्या गोविंद क्या बात है? पिताजी की कड़क आवाज। गोविंद ने धीरे से कहा यस पापा। अरे भाई अब क्या बात है? तो भाई उनके पिताजी ने भी देखा सुना, लगा कि नहीं चलो अच्छा है, अब ये तीनों बॉन्ड बन चुका है मेरे भाई, खुद भी राजी, माँ भी राजी, बाप भी राजी, अब का करिए अगल बगल वाला काजी भाई। और तब जो है जब ये तीनों दोनों गोविंद और चंदा जब आपस में जुड़ते हैं तो बड़ी प्यार से गुनगुनाते हैं, हम साथ साथ हैं और एक जन्म नहीं सातों जन्म साथ रहेंगे। यानी डीएनए में भी साथ रहेंगे, आरएनए में भी साथ रहेंगे, कहीं हिलने डोलने वाला काम नहीं करेंगे।
एक चीज मैंने जो कहा मेरे भाई कि माँ का दरबार लोअर कोर्ट है, पिता का दरबार जो है हाई कोर्ट है। इसको आप ऐसे समझ लो, जब कोई छोटा मोटा दर्द होता है हम मम्मी मम्मी याद करते हैं। कहीं कांटा चुभ गया, कहीं छिपकली गिर गया, मम्मी मम्मी करोगे। और जब कहीं किसी को गोली लग जाए या किसी के कपार पर जाए खींच करके डंटा जब लग जाता है ना, तो बाबू हो बाबू, उसमें माँ याद नहीं आती, क्योंकि अब वो केस तुम्हारा लोअर कोर्ट का नहीं रहा, किसका हो गया, हाई कोर्ट का हो गया। इसलिए पाप का दरबार हाई कोर्ट है, जहाँ बड़े बड़े दर्द की सुनवाई होती है, और माँ का दरबार लोअर कोर्ट है, जहाँ कुछ भी समस्या हो हेलो मम्मी कर देते हो। चलो भाई ठीक है, समय को कम गमाते हुए यहाँ पर जा ध्यान देना। जी को किससे जोड़ोगे, अब बताओ जी किससे जुड़ेगा, गोविंद चंदा से, अक्षय ट्विंकल से, ट्विंकल अक्षय से, चंदा गोविंद से, अक्षय ट्विंकल से, अक्षय ट्विंकल से, क्या हो गया, GTAGTT। कौन सा आंसर होगा जरा सा देख लो मेरे भाई। पहला है हमारा CTAGTT, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं किस निम्नलिखित मछलियों में से किसमें सबसे कम ऑक्सीजन धारण क्षमता होती है। भाई कौन सी ऐसी मछली होती हैं जिसमें कि बहुत कम ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो कम ऑक्सीजन में ही मस्त रहती हैं। ये मछली हमारी जो है वो हिल्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन किसके रक्त प्लाज्मा में घुला होता है। देखो भाई हीमोग्लोबिन जो है हमारे जो है किसके रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। भाई ये क्वेश्चन आपका है कि किसमें रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जो है ये हमारा घुला हुआ होता है। तो ध्यान रखना जो हमारा अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेबर्सिन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हेबर्सिन कैनाल जो होता है वो कैनाल ऑफ वोल्कमैन, याद रखना कैनाल ऑफ वोल्कमैन के द्वारा जो है एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है हमारा डार्विन बाद के सह खोजी कौन थे। डार्विन बाद के सह खोजी हमारे जो है ना वेलस थे, वेलस साहब थे जो कि डार्विन के ही सह खोजी थे। नेक्स्ट हमारा है गुणसूत्रों में क्या होता है। भाई डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। डीएनए था प्रोटीन होते हैं, डीएनए आरएनए था प्रोटीन होते हैं। भाई उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा कौन सा आंसर सही होगा मेरे भाई। तो आप बताइए इसको हमारा जो है कौन सा आंसर सही होगा। तो भाई देखना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये होता है हमारा क्रोमोसोम में, ये तो पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो कोशिका भित्ति रहित कोशिका कौन सी होती है। कौन सी ऐसी कोशिका है, कोशिका रहित कोशिका रहित कोशिका, सेल विद इन सेल, सॉरी नहीं, कोशिका और सेल विदाउट सेल, सॉरी सेल विद इन सेल बोलेंगे तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, सेल विदाउट सेल का सेल कह रहा है, यानी वो कौन कहलाएगा भाई, तो हमारा प्रोटोप्लास्ट जो है ये कहलाएगा। क्योंकि प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जब सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है हम बाहर निकाल देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है। ट्रिगर फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब समझते हो, ओवुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जो है जो ओवम बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। तो यहां पर जो है हमारे जो ओवुलेशन जो है वो क्या होगा भाई, ऑक्सीटोसिन स्तर का बढ़ जाना, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीटोसिन का जब स्तर होगा तो एवर्सन हो जाएगा मेरे भाई। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, माँ के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है उसको खींच के बाहर निकालने का काम करता है, दूध को स्रावित कराने का काम करता है, एवर्सन कराने का काम करता है, बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम करता है। ये तो ऑक्सीजन होगा भाई। रक्त का बढ़ना, राइज इन LH एंड LH लेवल, अच्छा ठीक। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, कॉर्पस तो भाई बाद में बनेगा। LH का बढ़ना आपने पढ़ा होगा
कि ओवुलेशन की क्रिया होती है तो LH सर्ग होता है। LH सर्ग मतलब LH का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ये ओवुलेशन की क्रिया होती है, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी LH यहाँ छूटा हुआ है, LH का स्तर, LH स्तर का बढ़ जाना, ठीक है। लिटिनाइजिंग हार्मोन का जो स्तर जब बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं LH सर्ग, और जब सर्ग जब होगा भाई तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है रिलीजिंग हो जाएगा ओवम का, ओवरी से ओवम जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 125 का हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान कपि की श्रेणी में आता है। तो महान कपि की श्रेणी में आने वाला जो है हमारा जो है ये हो जाएगा गोरिल्ला, गोरिल्ला हो जाएगा, पोंगो हो जाएगा, पैन हो जाएगा, है ना। 126 का हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना, गोरिल्ला, पैन और पोंगो। नेक्स्ट देखो क्या है, डाउन सिंड्रोम वाली महिलाओं की कोशिकाओं के बार बॉडीज, बार बॉडीज कहने का मतलब जो इनएक्टिव जो हमारा जो क्रोमोजोम होते हैं, एक्स क्रोमोजोम, उसी को बार बॉडीज कहते हैं, कि संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो आप जानते हो भाई कि जो डाउन सिंड्रोम में 21वें नंबर क्रोमोजोम में एक एक्स क्रोमोजोम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और एक एक्स क्रोमोजोम भाई क्या कहलाता है, बार बॉडी कहलाता है, जो कि हमारा इनएक्टिव क्रोमोजोम होता है भाई। तो यहां पर बार बॉडी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी एक कोशिका का एक हल्का विष डाला जाता है, यदि एक कोशिका में एक हल्का विष डाला जाता है तो इनकी वजह से कौन सा मुख्य रूप से विषहरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान दो, कौन जो है हमारा क्या करेगा, एंटीटॉक्सिन की तरह काम करेगा भाई। तो ध्यान देना, हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो जो है डिटॉक्स कराने का काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हमारा आंसर जो है 128 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 128 का हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया में जानते हो मेरे भाई कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वाल बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन याद रखना, आर्कोबैक्टीरिया जो है का जो सेल वाल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन उसमें क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि आर्कोबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होगा, तो बोलोगे पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वो अब्सेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, मेसोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ, मेसोजोम किसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है भाई, या मेसोजोम जो है किससे संबंधित नहीं है। तो मेसोजोम जो होता है वो क्या होगा, मेसोजोम हमारा जो है ये बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता मेरे भाई, और माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है, मेसोजोम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा किससे संबंधित होगा, सेल वाल फॉर्मेशन मेसोजोम करेगा, DNA का रेप्लिकेशन ये भी करेगा, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस ये नहीं कर पाएगा, है ना। तो 130 का जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, 130 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, है ना। 130 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो सी हो जाएगा, है ना, ये नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि पॉलीमेरेज सर्वाधिक क्रियाशीलता होता है, पॉलीमेरेज सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। अरे भाई पॉलीमेरेज का काम क्या होगा, पॉलीमराइजेशन का काम होगा। एस फेज में आप जानते हो कि DNA का सिंथेसिस होता है, और DNA का सिंथेसिस कौन कराएगा, पॉलीमेरेज कराएगा, है ना। तो सर्वाधिक क्रियाशीलता इसकी किस अवस्था में होगी, तो एस फेज में होगा, क्योंकि वहां पर जो सिंथेसिस होगा भाई। कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षिक वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, ध्यान देना भाई, किसके बीच का कह रहा है, पक्षी और सरीसृप। तो भाई आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा आपने, आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसी पक्षी जिसके की चोंच में क्या पाया जाता था, चोंच में दांत पाया जाता था भाई, ये बड़ी सी पक्षी थी, है ना, जिसके चोंच में दांत पाया जाता था, और साथ ही साथ
इसमें जो है बहुत बड़ा जो है क्या पाया जाता था भाई, डायना पाया जाता था। तो डायना का पाया जाना ये जो है इसका वर्ड का कैरेक्टर हो गया कि नहीं बोलो, पक्षी का लक्षण हो गया डायना का पाया जाना, और चोंच में दांत का पाया जाना ये सरीसृप का कैरेक्टर हो गया, ये हो गया रेप्टाइल का कैरेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ये बर्ड्स का, यानी ये जो इसको कहेंगे क्या, आर्क्योप्टेरिक्स। ये जो आर्क्योप्टेरिक्स था जिसका जीवाश्म मिला है मेसोजोइक कीड़ा का ये जीव था, और इसमें जो है इसको जो है बर्ड और रेप्टाइल के बीच का क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है मेरे भाई। अनुवांशिक आधार पर विवाह असंगत है भाई, विवाह असंगत है, ध्यान देना मेरे भाई। लड़का अगर RH पॉजिटिव हो, बॉय और गर्ल, अगर लड़का RH पॉजिटिव है और लड़की अगर RH निगेटिव है भाई, तो ये शादी हमें रोकी जानी चाहिए। क्यों रोकी जानी चाहिए, क्योंकि अगर लड़का RH पॉजिटिव होगा और लड़की RH निगेटिव होगा तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी सेफ, पहली बार गर्भ धारण होने पर बच्चा जिंदा रह जाएगा, लेकिन जब दोबारा वो प्रेग्नेंट होगी तो ऐसे बच्चे बार बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसी को जब बच्चा मर जाता है उसी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अगर इस रोग से बचना है भाई तो ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि लड़का हमारा RH पॉजिटिव हो और फीमेल हमारी क्या हो, RH निगेटिव हो। ये डेंजरस केस होता है मेरे भाई, बाकी सारे केस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। मछलियों का कल्प किसे कहा जाता है, यानी किस इरा को जो फिश इरा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, तो देखो ध्यान देना, जुरासिक इरा ये तो मतलब है डायनासोर वाला पार हो गया भाई, है ना। डेवोनियन इरा जो होता है ये फिश इरा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। डेवोनियन इरा को क्या कहते हैं, फिश इरा कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, कौन ऐसा कोशिकांग में झिल्ली नहीं पाई जाती है मेरे भाई, बता दीजिए। राइबोसोम में झिल्ली पाई जाती है क्या, राइबोसोम में झिल्ली पाई जाती है क्या मेरे भाई, नहीं। राइबोसोम जो है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, दानादार रचना होता है, जिसमें जो है कोई आवरण नहीं पाया जाता, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 135 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, मछलियों का युग है, बस वही फिर क्वेश्चन तो पूछ दिया है। मछलियों का युग तुरंत बताया था ना, है ना, क्या बताया था भाई, डेवोनियन ईरा बताया था ना अभी। डेवोनियन ईरा है कहा जाता है मछलियों के युग को, है ना। जिन्स मुख्यतः बने होते हैं, जिन किस चीज का बना होता है भाई, जिन कहाँ पाया जाता है, जीन पाया जाता है DNA के ऊपर पाया जाता है भाई। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि जीन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो DNA जीन किसके ऊपर पाया जाता है, मेनली मेडअप ऑफ किसका बना होगा वो, तो DNA का बना होगा भाई। उत्प्लावक पसलियां पाई जाती हैं, देखो फ्लोटिंग रिब्स, ध्यान देना मेरे भाई। रिब्स की संख्या कितनी होती है हमारे चेस्ट में, तो 12 रिब्स इधर से 12 इधर से, बीच में एक स्टर्नम, 12 इधर से 12 इधर से, बीच में स्टर्नम। ध्यान दो ऐसे, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, स्टर्नम हो गया, बीच वाला हो गया स्टर्नम, ये हो गया। अब यहां पर देखो रिब्स है, ये इस तरह से रिब्स है, देखो ये फर्स्ट रिब्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रिब्स होते हैं जो किससे जुड़े हुए होते हैं, स्टर्नम से जुड़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टू 7th पेयर, पहला से 7वां जोड़ा तक जो हो गया इसको कहा जाता है ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोला जाता है ट्रू रिब्स बोला जाता है मेरे भाई। अब देखो यहां से जो है 8वां 9वां और 10वां, ये जो है इसी 7वां से निकला होता है, 8वां 9वां 10वां, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। यानी 8th 9th एंड 10th पेयर जो रिब्स का हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स रिब्स होगा। और ये 11वां 12वां जो होगा, 11th एंड 12th रिब्स जो होगा, इसी को कहा जाता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं भाई। अब ये सर ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था हमको फ्लोटिंग कौन होगा, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा पेयर हमारे रिब्स का फ्लोटिंग रिब्स होगा, तो याद रखना 11th और 12th। 12 जोड़ी हड्डी पसलियां पाई जाती है ना, तो 12 11 12 जो इधर होगा, इधर नीचे होगा भाई,
ये फ्लोटिंग रिब्स हो जाएगा हमारा। और तो ये कहाँ पाया जाएगा भाई? तो भाई मैमल्स में पाया जाएगा, हम लोगों में पाया जाएगा, खरगोश भी तो मैमेल ही है, इसमें ही पाया जाएगा। तो उपयुक्त में से क्या होगा? एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा भाई। लेकिन में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है भाई। तो ट्राइकोमोनस टेनेक्स और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर चला जाता है। हाइड्रोमिया, हाइड्रोमिवा हाइड्रोक्सिना जो होता है, ये जो है अंतः परजीवी नहीं है। अंतः परजीवी किसको कहते हैं? जो कि हमारे शरीर के अंदर मतलब जो है रहता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको जो हमें बोलते हैं अंतः परजीवी, हम लोग बोलेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है देखो कि क्यूमुलस ओफोरस, कुमुलस ओफोरस कहाँ पाया जाता है भाई? देखो ये क्यूमुलस ओफोरस पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में। और ये ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पर होता है भाई? हमारे अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। तो ये हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। बार बॉडी का निर्माण होता है, अभी तुरंत मैंने बताया था बार बॉडी, जहां पर कि डाउन सिंड्रोम की बात मैंने किया था, तो वहां पर जो इनएक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो बार बॉडी कहलाते हैं। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन गर्ल, ये हमारा क्या कहलाता है? बार बॉडी कहलाता है भाई। नेक्स्ट हमारा, मछलियां अत्यधिक लचीली सतहों पर भी तैरते समय जमीन अथवा अन्य जीवों से टकराती नहीं हैं। क्यों भाई? क्यों नहीं टकराती हैं? क्योंकि इसमें संवेदी अंग होते हैं, हैव सेंसरी ऑर्गन अलोंग विद देयर लैटरल लाइंस। इसके लेटरल लाइन में संवेदी अंग होते हैं, जिसके कारण ये टकराती नहीं है। कुक्कुट में भ्रूणीय श्वसन होता है भाई, यानी इन चिक द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेशन अकर्स इन, इसमें जो है किसके थ्रू मतलब जो है हमारा जो है ये भ्रूणीय श्वसन होता है भाई। तो इसमें जो है हमारा कोरियोन के थ्रू मतलब जो है ये हमारा भ्रूणीय श्वसन की क्रिया यहाँ पर जो है आपका होगा कि एलेंटोइस के द्वारा होगा भाई, या एमनियोन होगा। तो हमारा जो है एलेंटोइस के थ्रू होता है भाई, अपरा पोषिका के द्वारा इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा, लगभग कितने वर्ष पूर्व डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए? ये 50 से 60 मिलियन वर्ष पहले जो है वो चला गया था भाई। और यहाँ पर जो चॉइस दिया है बहुत भारी दिया है, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना 60 मिलियन ईयर जो है पहले जो है ये क्या हो गया? ये चला गया था 60 मिलियंस, नो कि 100 और 200 और 1000। आंसर इसका जो है गलत है। हाँ, ओपेनहाइमर इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक थे हमारे है ना क्रिस्टोफर नोला। नेक्स्ट है, दुम अभिलोदन नृत्य किसकी भाषा है? मतलब टेल वैगिंग डांस, टेल वैगिंग डांस किसमें होता है भाई? हनीबी में, मधुमक्खी में जो टेल वैगिंग जो डांस होता है वो मधुमक्खी में होता है भाई। नेक्स्ट हमारा है कि पुरुष एक्स एक्स और महिला एक्स वाई को कभी कभी के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। उल्टा देखो यहाँ दिखा रहा है, पुरुषों को लिख रहा है एक्स एक्स और महिला को क्या लिख दे रहा है? एक्स वाई को कभी कभी परिणाम स्वरूप जो है ये देखा जाता है। ठीक है भाई, तो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, या एक्स और वाई गुणसूत्रों के खंड स्थानांतरण से होता है, या न्यू पोलाइडी की उपस्थिति में होता है भाई? नहीं, एक्स और वाई गुणसूत्रों के खंड जो स्थानांतरित हो जाते हैं उसके कारण ये गड़बड़ी है वो चली आती है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस टैक्सोनोमिक कैटेगरीज? फिर देखो वही बात आ गया है ना, अभी तुरंत मैंने आपको बताया था। अब ये क्या कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है भाई। तो सबसे पहले क्या बताया था है ना, अभी जो मैंने कहा था आपसे भाई कि पहले जो है सबसे पहले क्या रखोगे? डिसेंडिंग कर रहा है, सबसे बड़ा लिखोगे। सबसे बड़ा क्या था हमारा? सबसे बड़ा हमारा क्या था भाई? डिवीजन था, है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ मेरे भाई? यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा है ना सी नंबर आंसर हमारा सही होगा कि नहीं बोलो? सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा भाई? किंगडम होगा,
है ना, या डिवीजन हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा। और असेंडिंग ऑर्डर हमने आपको बताया था, है ना, कि जो है सीधे स्पेसीज से मतलब है हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो देखो कि निम्नलिखित में से लैक ऑपरेंड में व्यवस्थित जीनों का जो सही क्रम जो है वो क्या होता है भाई। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन अरेंज्ड इन द लैक ऑपरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, है ना, सबसे पहले जो है हमारा हो जाएगा रेगुलेटर होगा, फिर प्रोमोटर होगा, फिर ऑपरेटर होगा, तब स्ट्रक्चरल हो जाएगा। हमारा जो है ये बी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद सामान्य मनुष्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सैक्रेटीन उत्पन्न होता है। कहता है कि इंट्रोगेस्टेरोन इज द प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के प्रेजेंट में हमारा जो है एंटेरोगेस्टोन जो है वो जो है हमारा एक्टिव होता है भाई। तो यहाँ पर जो तुम्हारा जो दिया गया है HCl, है ना, प्रोड्यूस, ये क्या लिख दिया है भाई, ये साइट्रीन होगा ना, ये क्या लिख दिया है, यहाँ पर जो है सैक्रेटीन होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, सैक्रेटीन लिखोगे, है ना, ये क्या है, ये सैक्रेटीन। सैक्रेटीन जो है इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडेनम एज ए रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। बिल्कुल, ये भी कथन मेरा सही है। और इंट्रोगेस्ट्रॉन जो है फैटी एसिड का पाचन करता है, ये भी सही है। आंसर दोनों हमारा क्या है, वो सही है। थैंक यू मेरे भाई। आज का क्वेश्चन कैसा था, कैसा आपने बनाया, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को जो है संभाल करके रखना। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन जो है कॉपी में नोट करना मेरे भाई। देखना इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू रहेंगे। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, है ना, जमकर पढ़िए और रिजल्ट लीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए, परिवार का नाम रोशन कीजिए, और हमारी भी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, ओके बाय।